सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। स्पेशल टॉपिक फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एसी के लिए बनाया जा रहा है टॉपिक। तो इसमें बेटा जी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था बाउंडेडनेस। ये भी बता रहे थे अगर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसमें एक लिमिट तो पहले से प्रेजेंट होगी, दूसरी लिमिट हमें इसके द्वारा निकालनी पड़ेगी n टेंड टू इन्फिनिटी के द्वारा। अगर n टेंड टू इन्फिनिटी के द्वारा लिमिट निकालते हैं, अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो बाउंड दूसरा वाला मिलेगा, अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आती है तो दूसरे वाला बाउंड नहीं मिलेगा। राइट, इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े अपने कॉन्सेप्ट पर। तो हमने हेडिंग इसमें क्या दिया था लास्ट में, मोनोटोनिक। हेडिंग क्या दिया, माना कि मोनोटोनिक हम पहले आपको बता चुके हैं। किसमें बता दिया मोनोटोनिक, जो अभी अभी पढ़ा कर आए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो मोनोटोनिक का ही पार्ट था। उसी को हम लोग लेके चलते हैं इसी के सेंस पर। तो आपने हेडिंग लिखा है इसमें मोनोटोनिक सीक्वेंस। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ जब मेरी क्लास में पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि उसका एक भी क्रॉस सामने न आए, सब कुछ अपने आप होता जाए। एग्जाम सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम मिले सब रटी हुई हो, पहले से सोचना भी न पड़े। वो तभी पॉसिबल है जब आप वास्तव में ईमानदारी से पढ़ोगे। आपने बोला अ सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर एक्शन इज सेड टू बी। हमने बोला कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, अगर मोनोटोनिक की बात कर रहे हैं तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है या तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर वो घटते हुए क्रम में हो। दूसरे शब्दों में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। जो बराबर हो, अब जो घट रहा है और बढ़ रहा है वो तो मोनोटोनिक में जाएगा ही नहीं, लेकिन बराबर है, बढ़ रहा है, बराबर है, बढ़ रहा है, इक्वल एंड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो कैसा है, डिक्रीजिंग नहीं है। तो क्या जवाब मिला, नॉन डिक्रीजिंग। इक्वल और डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इंक्रीज नहीं है, तो क्या जवाब मिला, नॉन इंक्रीजिंग। उन्हीं बातों को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इस सेड टू बी, पहला रोमन नंबर नॉन डिक्रीजिंग, सीक्वेंस, दूसरा रोमन नंबर नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तीसरा रोमन नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और चौथा रोमन नंबर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जवाब मिला यहाँ से नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस में इस सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग। इफ नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं है, या तो इक्वल रहा होगा या, तो ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन लिखी हुई है कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नॉन डिक्रीजिंग। कोई भी एग्जाम्पल तो बनता है हमारे पास समझाने के लिए। इसका मतलब है दैट इज
x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4 एंड सो ऑन द। इसका एग्जाम्पल तो बनता है, तो एग्जाम्पल के लिए बताओ कौन सा एग्जाम्पल दे दें, बोलो। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे दें कि जो हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग के नेचर को, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग के नेचर को अप्लाई करे, बराबर भी आ जाए और इंक्रीज भी हो जाए, तभी तो क्या होगा वो नॉन डिक्रीजिंग, इक्वल भी हो और बड़ा भी हो। ऐसा एग्जाम्पल डायरेक्ट ऐसे देना चाहो अलग है, लेकिन फिर उसका एनवा टर्म बनाने में आपको दिक्कत होगी। कोई भी सीक्वेंस दें तो उसका nth टर्म निकालना आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए काम करता है। आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया, पढ़कर आए हैं सभी बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। किसके साथ? ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है कि अपने नज़दीकी इंटीजर पे काम करता है और उनमें क्या लेता है, वो टेल लेता है। 1 की पावर 1/2 बाई नेचुरल नंबर रखते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद अपना हम लोग आंसर जो आता है वो सीक्वेंस के नेचर को डेवलप कर रहा होता है। 1 की पावर 1/2 माना कि 1 होता है, तो 1 का कितना आ जाएगा 1। 2 की पावर 1/2 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। 2 की पावर 1/2 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। इसमें से क्या होगा 1। 3 की पावर 1/2 किसके बीच में आएगा, बोलो। 1 और 2 के बीच में आए, कितना आएगा 1। इसी तरह से 4 की पावर 1/2 किस किस के बीच में आएगा, तो यहाँ से क्या जवाब मिला हमारे पास कि 3 की पावर 1/2 किस किस के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। 4 की पावर 1/2 दिस इज द 2। 5 की पावर 1/2 2। 6 की पावर 1/2 7 की पावर 1/2 2। 8 की पावर 1/2 2। 3 की पावर 9 की पावर 1/2 3। इस तरह से बेटा आप देख रहे हैं लगातार कि ये इक्वल भी है और बढ़ रहा है, फिर इक्वल है, फिर इक्वल है, फिर इसका मतलब है डिक्रीज नहीं है, तो किसका आंसर है नॉन डिक्रीजिंग का। माना काफ़ी लोग इसे इंक्रीज भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इंक्रीज, लेकिन ये इंक्रीजिंग का ना होकर किसका है नॉन डिक्रीजिंग। आप अपने एग्जाम में इंक्रीजिंग अगर चॉइस में है तो आप दे सकते हैं। अभी रुको, समझना ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को। अब नॉन इंक्रीजिंग आता है इफ के बाद मैंने लिखा xn कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1 फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू x4 ग्रेटर देन इक्वल टू x5 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन द। बॉक्स के अंदर चले गए हम लोग सभी। यहाँ हमने n स्क्वायर लगाया, राइट। जब हमने यहाँ पर n स्क्वायर के नेचर को डेवलप किया, अब इसे ऑन करेंगे अपने एग्जाम्पल्स के बेस पर। नहीं, n स्क्वायर तो काम करेगा नहीं, हमें आना है इंक्रीज ना हो। तो एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं हम लोग सभी, 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3 एंड सो ऑन द। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले इक्वल, फिर लेस, इक्वल लेस, तो इक्वल भी है और डिक्रीज भी है। इस वजह से इसका नाम क्या है नॉन
इंक्रीजिंग, लेकिन काफ़ी लोग इसे डिक्रीजिंग कह देते हैं, तो गलत नहीं माना जाएगा अपने एग्ज़ाम सेंटर के बेस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, nth टर्म, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा है सीक्वेंस को इस तरह से पढ़िए, कहीं से भी आ जाए प्रॉब्लम आप कर सके। तो आपने जवाब दिया यहाँ पर, इसका nवां टर्म क्या होगा, कौन बताएगा। अब यहाँ पर जब देखते हैं nवां टर्म निकालना है तो हमें कभी जभी इवन ऑड वगैरह के नेचर पे जाना पड़ता है। तो हमने बोला n इज ऑड, और हमने कहा n इज इवन। जब n इज ऑड एंड n इज इवन की यहाँ से बात हो गई आपसे, तो हमने जवाब दिया n इज ऑड, तो 2 अपॉन द n प्लस 1, पहला नंबर रखा 1, तो 1 प्लस 1 2, 2/2 कितना हुआ 1। n इज इवन 2 अपॉन n, n बराबर 2 रखा 2/2 1, n बराबर 3 रखा 3 प्लस 1 देन 2/4 मतलब 1/2, n बराबर 4 रखा देन 1/2, राइट। तो इसका ये nवां टर्म है। कैसा है ये, nth टर्म। माना ये मैंने एग्जाम्पल के बेस पे दिया, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, एग्जाम में दिया जा सकता है दिस इज द सीक्वेंस, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। तो आपको nवां पद निकालना है, तो यहाँ तिगड़म अलग अलग तोड़ के भी खेलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, मान लिया चॉइस है, नन ऑफ दीज है, तो आप चॉइस में एक दो टर्म से चेक न करें, लमसम 7-8 टर्म तक जाके चेक करें अगर नन ऑफ दीज लगा हुआ है तो, राइट। तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना है। एक एक प्रॉब्लम आपका कीमती होता है, एक एक प्रॉब्लम आपको आउट ऑफ रेंज कर देता है फ्रॉम सिलेक्शन। इस वजह से हम ये भी नहीं सोच सकते यार एक ही तो प्रॉब्लम गलत हुआ। अब जवाब मिला इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इफ xn इज लेस देन, आप देख रहे होंगे स्ट्रिक्टली मतलब केवल बढ़ते हुए क्रम में है। एग्जाम्पल डाला गया इसमें, दैट इज x1 लेस देन, x2 इज लेस देन, x3 इज लेस देन, x4 इज लेस देन, x5 इज लेस देन एंड सो ऑन द, राइट। फिर जवाब मिला यहाँ से एग्जाम्पल में, बॉक्स के अंदर xn इक्वल ऑफ द n रखो भैया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं केवल बढ़ते हुए क्रम में है, कहीं इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो इसका नाम क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर बोला गया इफ xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज एग्जाम्पल डाला गया, हमने कोई भी लिया 1/n, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन द, एट अ टाइम दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। केबल और केबल कैसा है, आप बोलेंगे एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई, एनी वन कंडीशन satisfies comma then the sequence बॉक्स के अंदर xn is monotonic sequence। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस बन जाएगा, मोनोटोनिक। अगर इन चारों में से केबल और केबल एक, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो कौन बन जाएगा, मोनोटोनिक। तो आपने अभी तक क्या देखा इस वाले नेचर में, आपने इस वाले नेचर में ये सोचा कि भैया सबसे पहले हमारा सीक्वेंस क्या होता है ये दिमाग में आना चाहिए। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में f फ्रॉम n टेंड टू r, यहाँ जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है वो क्या है, हाँ जी, जैसे नेचुरल जो हमारे पास डोमेन है उसका नाम है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन है उसका नाम क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेंज का नाम क्या है, क्या एग्जाम में लिखोगे अलग अलग होगी, तो उसमें एक एक होगा, एक एग्जाम में इस तरह लिखोगे, आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेंज।
जिस तरह डोमेन के बारे में बताया हूँ, जिस तरह कोडोमेन के बारे में बताया। आप बताइए, केवल प्रॉब्लम को पढ़ने से बेटा काम थोड़ी नहीं चलेगा। इतना भूलना ही नहीं चाहिए। मैं अखिलेश ये कह रहा हूँ, नॉलेज तो है लेकिन तुम्हारा आउटपुट बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ये फैक्ट है, ऐसे ही नहीं कहता मैं। बात सही है, लास्ट में अखिलेश ने सही जवाब दिया कि इट इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। इट इज़ द सबसेट ऑफ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेंज क्या, क्या जवाब देना चाहिए? सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? पहले मैंने डोमेन बताया कि नेचुरल नंबर का सेट है, फिर कोडोमेन बताया रियल नंबर का सेट है, उसके बाद मैंने रेंज पूछा। तो आपकी डेफिनेशन चेंज कैसे हो सकती है? जाएगी तो उसी सेंस पे ना। तो इट इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में ही आने वाली हैं और आपके पेपर में ही आने वाली हैं, ये समझ लीजिए। उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ इसको पूरा मैं, कि टिपिकल दे दें तब भी कर दो, आसान दे दें तब भी कर दो। प्लीज नोट करें। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि डिक्रीज ना हो। कैसा हो? इक्वल हो और बढ़ रहा हो। तो इक्वल और बढ़ने का मतलब सामने देख सकते, देखो इक्वल है और यहाँ बढ़ रहा है, फिर इक्वल है बढ़ रहा है, इक्वल है बढ़ रहा है। और प्लीज टाइम से आया करें, लॉस हो जाता है, खासकर ए वाली लेक्चर में। बेटा क्लिक कर लो, आप लिखने में 10 मिनट ले लोगे तो कम से कम आप मेरी क्लास के बाद लिख तब भी लोगे आराम से। आता हूं वापस। प्रॉब्लम पूछी जाती है कि मोनोटोनिक है, कैसी है, कहां से है। आइए बेटा सब बच्चे कलम रोकें। ऑब्जेक्टिव में करने के तरीके बहुत आसान होते हैं, बस देखा जवाब दे दिया। अगर उसमें नन ऑफ दीज है, थोड़ा संभाल कर, हमेशा ध्यान रखें, नन ऑफ दीज होने पर संभाल के जवाब दें। आपने बोला चेक मोनोटोनिक, आपने जवाब दिया प्रॉब्लम नंबर 1। बॉक्स के अंदर n/n+1, बॉक्स के अंदर 2 की पावर n/n फैक्टोरियल n। तीसरा नंबर बॉक्स के अंदर f ऑफ n वेयर f ऑफ n इक्वल ऑफ द 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/n। राइट। ये प्रॉब्लम, ऊपर वाली दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं। सॉल्यूशन चालू किया। सॉल्यूशन में बताया गया बॉक्स के अंदर n/n+1 ओपन द पार्ट, n की वैल्यू 1 रखो 1/2, n की वैल्यू 2 रखो 2/3, 3/4, 4/5 एंड कैसा है बढ़ते हुए क्रम में। तो आपने जवाब दिया इस इट इज XTRICTL by strictly increasing sequence। अगर वहां स्ट्रिक्टली नाम न दे रखा हो, केवल इंक्रीजिंग दे रखा हो, तब भी सही है। क्या कहा? तब भी सही है। अकॉर्डिंग टू या आंसर इन एग्जाम
मे बी पॉसिबल, ये संभावना है। क्या कह सकते हैं? इट इज इंक्रीजिंग। आपको पता होना चाहिए आंसर की पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम सेंटर में। अगर ये हमारे पास इंक्रीजिंग हो गया या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो ये मोनोटोनिक हुआ नहीं हुआ? बोलो भाई। तो कैसा सीक्वेंस बन गया? दिस इज द मोनोटोनिक। कैसा सीक्वेंस बन गया कि दिस इज द मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो दिस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। दूसरा नंबर आता है 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n से n की वैल्यू बन रखी गई, कितना मिला? n की वैल्यू 2 रखी गई, कितना मिला? n की वैल्यू 3 रखी गई, कितना मिला? 2 की पावर 8 अपॉन द फैक्टोरियल 3 देन 4/3। n की वैल्यू 5 रखी गई, कितना मिला? 2 की पावर 5 अपॉन द फैक्टोरियल 5 4 अपॉन द फैक्टोरियल 4 कितना मिला? 16 अपॉन द 4 इंटू 3 इंटू 2 देन 2/3। n की वैल्यू 5 रखी गई, कितना मिला? 32 अपॉन द फैक्टोरियल 5। तो 4 5 3 2 1 8 4 जा 32 प्लस 4 अपॉन द 15 एंड सो ऑन द। बोलो बेटा लोगों। तो आप यहाँ कैसा देख रहे हैं? ये नीचे हुए जा रहा है हमारे पास लगातार, लेकिन 2 वैल्यू कैसी आ गई हैं? बराबर भी आ गई हैं। तो आपने जवाब दिया इट इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस may be possible in exam. Answer is it is decreasing। ये पॉसिबल है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग। उसमें नन ऑफ दीज नहीं है और उसमें उन्होंने क्या दे रखा है? डिक्रीजिंग। तो हमें अपने आंसर डिक्रीजिंग पर क्या कर देना चाहिए? टिक कर देना चाहिए। कभी जब इसी तरह के कन्फ्यूजन के आंसर में एग्जाम सेंटर में क्रॉस हो जाता है स्टूडेंट्स का, ये आंसर गलत हैं और वो आंसरों पर माथापच्ची होती रहती है कि भाई वैसे इसका ओरिजिनल आंसर तो क्या है? नॉन इंक्रीजिंग। ये ओरिजिनल है, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन मैथ है भाई, इसमें उठापटक होती है थोड़ी सी। सो दिस इज मोनोटोनिक। तीसरे वाला प्रॉब्लम बताओ भैया अखिलेश। आप ही कूदते हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है? अब आप बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है? बेटा दावत खाने नहीं बुलाया हूं, आप बताइए। आपने कहा डिक्रीजिंग है। आप बैठो। जब आपने देखा कि सीक्वेंस का नाम एफ ऑफ एन है और एफ ऑफ एन के बारे में उन्होंने एक सीरीज दे रखी है, आपने कहा सीक्वेंस का नाम क्या है? एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन का मतलब है एनमा टर्म। एफ ऑफ एन का मतलब क्या है? अब ये ना देखना, एफ ऑफ एन में हमेशा इस तरह से दिया जाता है भैया, ऐसा नहीं, मैं पहले दिन ही बता दिया हूं कि एफ ऑफ एन का मतलब क्या है? एनमा टर्म। एक्सन का मतलब क्या है? एनमा टर्म। सबका मतलब एक ही है। आज की डेट में उन्होंने क्या चालाकी की?
आज की डेट में उन्होंने जो चालाकी दी वो एनमा टर्म अकेला नहीं दिया, वो एक सीरीज का सम दे दिया। क्या दे दिया? जब इस सीरीज का सम मिला के वो एनमा टर्म है, इसका मतलब पहला टर्म क्या होगा? सबसे पहले, फिर बोले, इसका मतलब यह हुआ कि एन कितने टर्म है सीरीज में? एन। मार देंगे गाल पे भन्नाटे हम। मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं, ऐसे लगता है भांग खा के आती हूं क्लास में। मैं कह रहा हूं सीरीज में कितने टर्म है? एन टर्म है। जब सीरीज में हमारे पास एन टर्म है तो हमको यह देखना है स्पेशली कि एन टर्म्स का सम एनमा टर्म है। एन टर्म्स का सम, इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले एक टर्म का सम पहला टर्म होगा, दो टर्म का सम दूसरा टर्म होगा, तीन टर्म का सम तीसरा टर्म होगा, चार टर्म का सम चौथा टर्म होगा, पांच टर्म का सम पांचवा टर्म होगा, छह टर्म्स का सम छठवां टर्म होगा, सात टर्म का सम सातवां टर्म होगा, आठ टर्म्स का टर्म आठवां टर्म होगा, एंड सो ऑन द एन टर्म्स का सम एनवां टर्म है। तो यहां जवाब मिला, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 प्लस 1/2 और थर्ड टर्म 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। देन फोर्थ टर्म 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4। कुछ दिमाग में गया नहीं गया मेरी बात का? आवाज समझ में आया है पॉइंट? तो ये कितना हुआ? 1, ये 3/2, ये 3/2 प्लस का 1/3, देन 3 3 जा 9 and 2 11/6। 11/6 में क्या जोड़ रहे हैं? 1/4, देन 12, देन 22 and 25/12, राइट? आपने कहा एंड सो ऑन द। पता लगा f(1) छोटा है f(2) से, छोटा है f(3) से, छोटा है f(4) से, एंड तो कैसा इट इज strictly स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन एग्जाम में से इंक्रीजिंग भी कहा जा सकता है। आपने कहा मे बी पॉसिबल आंसर इन एग्जाम, इट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सारी बात लिखी हो। नोट्स का मतलब है कि यार अगर ये पढ़ लिया तो दोबारा हम ऐप से पढ़ेंगे रिवीजन के लिए और सॉलिड कर लेंगे। मैंने आपसे यही तो प्रॉमिस किया है। किस वाले लेक्चरों में? बीएससी वाले लेक्चर चल रहे हैं जो टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी वगैरह में आते हैं। गारंटी देता हूं एक भी प्रॉब्लम बाहर नहीं जाएगा, एक भी। खुला चैलेंज है। जब हम मिला यहां से हमारे पास बॉक्स के अंदर f ऑफ n इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। जो हमारा ये सीक्वेंस है वो कैसा है? मोनोटोनिक। लिखने की बड़ी जल्दी रहती है, समझते नहीं हो यार तुम लोग, इस वजह से जवाब नहीं दे पाते। नोट कर लो पहले, वो भाग जाएगा। अब एक इसका दूसरा तरीका भी है। कभी जभी क्या होगा, अब सम बता ही नहीं पाओगे, सोचा जाएगा सम कि पहले टर्म में कुछ जोड़ रहे हैं तो दूसरा टर्म उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, दूसरे टर्म में कुछ जोड़ रहे हैं तो वो दूसरा टर्म उससे पे छोटा होगा या बड़ा होगा। ये सोच के जवाब मिलेगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में है।
कैलकुलेशन बेस पे कर ही नहीं पाएंगे। कभी जब हमको पता लगेगा कि इसका तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या कहता है? अगर तीसरे तरीके की बात करें, इसका सेकंड मेथड है बाय द REASO, सही है, रीजनिंग फंडा, FUNDA। ठीक, अब आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में f ऑफ n का नाम क्या है? f ऑफ n प्लस 1 का नाम क्या? इसके अगले वाला टर्म ले लिया, आपस में घटा दिया। अगर ये टर्म प्लसों के साथ हैं तो घटाया जाता है, अगर n में टर्म के पद बहुत सारे हैं और मल्टीपल के साथ हैं तो डिवाइड किया जाता है। जब घटाया गया कितना मिला? माइनस का 1/n प्लस 1। यहां n का मतलब है नेचुरल नंबर। n की वैल्यू पुटअप करेंगे आप तो 1/30 कितना आएगा? 0 आएगा। 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, 2 रखेंगे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमेशा कैसा होगा? 0 से छोटा। कैसा होगा? तो जवाब मिला यहां f ऑफ n छोटा है किससे? f ऑफ n प्लस 1 से। ये काहे की डेफिनेशन है? बढ़ता हुआ क्रम। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो क्या बताया तीसरे मेथड में? जब n में टर्म में बहुत सारे टर्म हो, जोड़े गए हो, तो वहां इस तरह से निकाल कर आपस में घटा देंगे, तो उसे 0 से कंपेयर करेंगे, या वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। नेगेटिव है, पता लग गया 0 से छोटा होगा नेचुरल नंबर रखने पर, तो पता लगा f ऑफ n छोटा है f ऑफ n प्लस 1 से। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दिस इज द मोनोटोनिक। बात समझ में आई नहीं आई? कितने मेथड बता दिए हैं? 3। यहां से एग्जाम में आती है भाई। सोचिए, ऐसे नहीं सीक्वेंस को सीखना है, समय लूंगा लेकिन वो मजबूत करके दे दूंगा अगर आप वास्तव में पढ़ोगे तो। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।